चलो लेट्स स्टार्ट यार। ये फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट को हम लोग आज पढ़ेंगे। जो मेरी प्रीवियस क्लास थी वो थी ओ लेवल्स इंट्रोडक्शन। सही है, जिसको देखनी है वो देख ले। उसे मैंने सारा इंट्रोड्यूस करा हुआ है कि यार हम लोग कैसे लेके चलेंगे, इंपॉर्टेंट की टिप्स और पेपर पैटर्न्स वगैरह वो सब मैंने बताए हैं। चलो अब इसका एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स का। ये असल में है क्या, देखो ये आता है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना, जनरल फिजिक्स, उसकी हेडिंग के अंदर आता है। जो जनरल फिजिक्स है ना, जनरल फिजिक्स के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, प्रेशर, मोमेंटम। तो उसमें से वन ऑफ द टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है जनरल फिजिक्स। सही है, जनरल फिजिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा है और उसका ये एक टॉपिक्स के अंदर से आता है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। तो अब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। चलो भाई, फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए कि यार फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। ये क्वांटिटी है दैट कैन बी मेजर्ड एंड हैव यूनिट। सिंपल सी चीज़ है भाई, इसका ये इजीली मेजर हो जाती है और इसका यूनिट होता है और ये एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स होती है। बेसिक सी डेफिनेशन है, इसको याद कर लो तो अच्छा है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ यूनिट, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ यूनिट होते हैं। एक तो बेस यूनिट होता है और एक होता है डिराइव्ड यूनिट। पहले हम बेस यूनिट की बात करते हैं। बेस यूनिट जो होता है वो मोस्ट बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है। मिसाल के तौर पे यार लेंथ, मास, कुछ भी तुम लोग जो बेसिकली तुम लोग यूज़ करते हो ना, ये नहीं कि यार कंबाइन होके। मिसाल के तौर पे अगर तुम वेट की बात कर लो, वेट तो फोर्स में आ गया, उसको छोड़ दो। मास की बात कर लो, टाइम की बात कर लो, टेम्परेचर, ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो तुम लोग इसको करते रहते हो। सही है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट हमारे पास दो होते हैं, बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। बेस यूनिट जो है वो है द मोस्ट बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। सही है, इसको भी याद कर लो, बेसिक डेफिनेशन है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि ये होती हैं एग्जांपल इसकी है, जैसे लेंथ, इसकी लेंथ आती है, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सिंपल सी चीज़ें। अब इसको तुम इसके अंदर देख लो। लेंथ के अंदर हम लोग लेंथ को इस मीटर रिप्रेजेंट करते हैं, मास को केजी में रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम को सेकंड्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, टेम्परेचर को केल्विन में रिप्रेजेंट किया जाता है, करंट को एम्पेयर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। बस इसकी यार तुम रीड कर लो इसको अच्छे से। सही है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। वापस से मैं रिकॉल कर देता हूँ जिसको समझ नहीं आया। फिज़िकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो वो बहुत बेसिक सी, समझो, एक क्वांटिटी होती है दैट कैन बी मेजर्ड और उसका एक यूनिट होता है। सही है, और ये एक्सप्रेस हम लोग यूनिट्स के अंदर करते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन पूछ लो तो ये दो बातें लिख देना, इट इज़ मेजर्ड, हैव यूनिट एंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स। वैसे तो ये सवाल आते नहीं है, सही है, लेकिन आपके सिलेबस कंटेंट के अंदर चीज़ें तो आपको ये पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो मेजर सवाल आते हैं वो पास्ट पेपर से ही आते हैं। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए नोट्स को पढ़ो अच्छे से, उनको समझो। लेकिन मेन चीज़ यही मैं बोलूँगा, पास्ट पेपर। चलो टाइप्स ऑफ यूनिट्स तुम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स की। ड्राइव यूनिट दो या फिर उससे ज़्यादा बेस क्वांटिटी से जोड़ के हम लोग बनाते हैं। जैसे कि दो बेस क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम लोग ऐड अप करेंगे तो एक ड्राइव्ड यूनिट बनेगा। जैसे वेलोसिटी है, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के अंदर क्या चीज़ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ गया, मीटर में, और टाइम हमारे पास क्या आ गया, सेकंड में। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन रहा है, मीटर पर सेकंड। तो ये देखो, ये और ये दो बेस क्वांटिटीज़ हैं और ये डराइव्ड यूनिट है। सही है, क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलके बना है। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेंथ हो गई ना, तो ये एक बेस क्वांटिटी हो गई, और जो सेकंड है टाइम, वो भी एक बेस क्वांटिटी है। तो दोनों ने साथ कंट्रीब्यूट करा, तो जो वेलोसिटी है वो ड्राइव्ड यूनिट इसलिए हुआ क्योंकि दो बेस क्वांटिटीज इसके अंदर यूज़ हुई थी, तो ये एक ड्राइव्ड यूनिट हो गया। सही है, समझ आ जाना चाहिए ये तो। सही है, अगर टू बेस क्वांटिटीज़ कोई चीज़ बना रही है, कोई क्वांटिटी बना रही है, तो उसको ड्राइव्ड यूनिट बोलेंगे। इससे हम बेसिक बेसिक चीज़ें देख लो यार। देखो, दो बार लेंथ ऐड अप हो रही है, मल्टीप्लाई की जा रही है, तो मीटर स्क्वायर, तो एरिया एक ड्राइव्ड यूनिट है। एरिया, वॉल्यूम, वर्क तुम लोग पढ़ोगे आगे, वर्क
जो फोर्स इनटू हमारे पास फोर्स इनटू पैरेलल डिस्टेंस होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा होता है, सही है। एरिया, वॉल्यूम, वर्क, पर फोर्स की हमने बात कर ली। फोर्स जो है वो एक ड्राइव्ड यूनिट है, पावर ड्राइव्ड यूनिट है, प्रेशर ड्राइव्ड यूनिट है, रेजिस्टेंस, ये तुम लोग सब पढ़ोगे आगे, लेकिन एक इसका आइडिया होना चाहिए कि यार ये जो चीज़ें हैं ना, इनके अलग अलग फार्मूलाज होते हैं, सही है, और वो आराम से फार्मूला से ही ड्राइव की जा सकती है। अब ये बेस ऑलरेडी बेसिक थिंग हो गई, ड्राइव यूनिट्स भी आसान चीज़ है कि टू बस इस चीज़ को याद कर लो कि टू और मोर बेस क्वांटिटी जॉइंट टू फॉर्म ड्राइव्ड यूनिट। अच्छा, प्रीफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम लोग के पेपर के अंदर प्रीफिक्सेस दिए जाएंगे और इसको मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। भले तुम लोग इसके क्या बोलते हैं वो मेमिक वगैरह जो भी उसको बोलते हैं यार, पता नहीं क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बना लो इसका, उसको बना के तुम लोग याद करने तो कर लो, सही है। पता नहीं तुम लोग क्या बोलते हो उसको, क्या बोलते हो तुम लोगों ने मैथ्स के अंदर याद करा हुआ है ना, सारा पीटर हेड, करली बर्ली हेड, ट्रिटेड पिटेड ब्राउन, ऐसे इसके अंदर भी कुछ ऐसे ही करके याद कर लेना, इन वैसे ये याद हो जाते हैं प्रैक्टिस के साथ साथ। तो हम लोग बात कर लें कि ये तुम लोग बस आएगा कैसे। पहले तो तुम लोगों ने देख लिया इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, सही है, मतलब तुम लोग को क्या दिया जाएगा, ऐसे करके तुम लोग को रिप्रेजेंट करा जाएगा, जैसे कि 3T मीटर्स, या तुम लोग को दे दिया जाएगा ऐसे 3T समझ लो, सही है। तुम लोग उसको क्या लिखोगे, 3 × 10⁻², तुम लोग के लिए आसानी होगी। अगर सही है, अगर तुम लोग को रिप्रेजेंटेशन ऐसी दे दी जाए कि 0.4 और ये है माइक्रो, सही है, एक माइक्रो को हमने लगा लिया, तो इसका तुम लोगों ने याद करा हुआ है कि इंटू 10⁻⁻6 होता है, तो 0.4 × 10⁻⁻6 ऐसे करके तुम लोग लिख दोगे। तो प्रीफिक्सेस की मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं, उसकी प्रैक्टिस हम लोग अभी करेंगे, बस इसको याद कर लो। टेरा का इंटू 10⁻12, गीगा का 10⁻9, मेगा का 10⁻6, किलो तुम लोगों को पता होगा, सही है, किलोग्राम वगैरह उसके अंदर तो 1000 होता है ना, तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए इसको देख लो। अगर 3T लिखा हुआ है तो आपने T की जगह ये वैल्यू लगा देनी है, तो 3 × 10⁻12, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इसको तुम लोग देख लो, याद कर लो, पेपर के अंदर आएगा तो आपने बस सब्स्टिट्यूशन करना होता है, सिंपल सा, सही है। अब भी हम लोगों ने देख लिया फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, भाई मेजर हो सकती है और बहुत बेसिक यूनिट है ये। फिर हमने बेस यूनिट्स की बात कर ली, मोस्ट बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सही है, इसकी हमने एग्जांपल्स देख ली। ड्राइव्ड यूनिट की भी हमने एग्जांपल देख ली कि यार ये 2 बेस क्वांटिटी से मिलके बनती है या उससे ज़्यादा, सही है, ये इसकी एग्जांपल्स हो गई। फिर प्रीफिक्सेस की हमने बात कर ली, सब्स्टिट्यूट हम कैसे करेंगे सारा हम लोगों ने बता दिया जैसे मैंने करके, सही है। 3D वाली एग्जांपल याद रख लेना। अच्छा, जहाँ तक मेजरिंग टूल्स की बात है, इसको लोग बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, लेकिन तुम लोगों ने इस ऑर्डर में याद रखना है कि ये सबसे ज़्यादा बिग लेंस को करता है और ये सबसे ज़्यादा स्मॉल लेंस को करता है, मतलब एक ऑर्डर चलता आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे एक रोड है, मिसाल के तौर पे एक रोड है 100 मीटर की, अगर आपने उसको मेजर करना है, बहुत लार्ज लेंथ है ना, लेकिन याद रखना हमेशा जो टर्नल व्हील होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे एक रोड है स्ट्रेट, लंबी सी आपकी गली की रोड है, आपने उसकी लेंथ मेजर करनी है, तो भाई आप माइक्रोमीटर थोड़ी यूज़ करोगे, वो तो इतना छोटा सा होता है, आप मीटर रूल थोड़ी यूज़ करोगे, वो तो बहुत छोटा सा होता है। तो आप यूज़ करोगे टर्नल व्हील, क्योंकि आपको लॉन्ग डिस्टेंस 100 मीटर 1000 मीटर उसको कवर करना है। और टर्नल व्हील यार एक ऐसा होता है, सही है, एक लंबा सा ऐसे यहाँ डंडा होता है और ये व्हील बना हुआ होता है और इसको लेके इंसान चल रहा होता है। जैसे हल देखा है तुम लोगों ने, सही है, हल जैसे जो मज़दूर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं ना, वैसे ही होता है ये, ऐसे करके आप इसको चला रहे होते हो और ये आपकी जो मेजरमेंट होती है रोड की, जितनी भी लेंथ होती है ना, उसको ये कैलकुलेट इजीली कर लेता है। तो ये लार्ज लेंथ के लिए यूज़ होता है और स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जितने भी स्ट्रेट रोड्स वगैरह हैं आपकी उसके लिए। लेकिन वैसे इसका जो ज़्यादातर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है ना, वो रोड से रिलेटेड आता है और इतना इसका क्वेश्चन कॉमन भी नहीं होता। अच्छा, मेजरिंग टेप की यहाँ तक हम बात कर लेंगे। तो मेजरिंग टेप हमेशा याद करना, जहाँ पे भी टेप की बात है ना, वहाँ पे हमेशा सर्कुलर देखना, सर्कुलर।
आपका जो एमसीक्यू का पेपर होगा ना उसके अंदर कीवर्ड्स लिखे होंगे। ये नोट्स इस तरीके से डिज़ाइन है कि भाई ये नहीं लंबे लंबे आपको पैराग्राफ लिखवा दूँ मैं, ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट कीवर्ड के हिसाब से मैंने लिखवाया हुआ है, वही आपके पेपर के अंदर मैच होंगे। और जैसे जैसे तुम लोग पास्ट पेपर प्रैक्टिस करोगे तुम लोग को आसान लगता रहेगा। तो मेजरिंग टेप का याद रखना कि ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करा जाता है। टर्नल व्हील जो है वो लार्ज लेंथ एंड स्ट्रेट रोड्स के लिए यूज़ करा जाता है। पर जो मीटर रूल है वो स्मॉल स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स के लिए, भाई बहुत जो स्मॉल है। अब 1 मीटर की कोई सी भी स्मॉल चीज़ कर लो, एक टाइल की तुम लोग को लेंथ लेनी है यार, एक बहुत बड़ी सी टाइल है उसकी तुम लोग को लेनी है, तो तुम लोग मीटर रूल ले सकते हो। या तुम लोग को एक मिसाल के तौर पे अगर फ़ोन का भी तुम लोग को लेना है पॉइंट्स के अंदर, फ़ोन की अगर लेंथ लेनी है पॉइंट्स में, जैसे इंचेस के अंदर होता है ना, 6 इंच का फ़ोन होता है, तो उसके ऊपर आपने मीटर रूल रख लेना है और आपने उन्हें लेंथ ले लेनी है। फिर माइक्रोमीटर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। तो तुम लोग को पेपर में इसका रट्टा नहीं करवाया जाएगा। मैं तुम लोग को ये नहीं कराऊंगा यार इसकी वैल्यू याद करो 0.01 0.002, ऐसे नहीं कराऊंगा मैं। ये बेसिक जनरल नॉलेज है। जब तुम लोग पे क्वेश्चन देखो ना, वो क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, वो क्वेश्चन में तुम लोग से पूछेंगे यार ये देखो, एक मैं तुम लोग को ड्रॉ करके जाता हूँ, एक बॉक्स दे देंगे, सही है, साइड पे। अबे यार ड्राइंग इतनी गंदी है। समझो तुम लोग को एक बॉक्स दे दिया गया है, एक सेकंड, तुम लोग को एक बॉक्स दे दिया गया है और फिर तुम लोग को बोल रहे हैं कि यार इसकी जो विड्थ है वो आपको निकालनी है, और वो है 0.04 मिलीमीटर। तो तुम लोग कैसे करोगे भाई? जाहिर सी बात है माइक्रोमीटर को यूज़ करोगे। अगर कोई चीज़ मीटर के अंदर है और वो काफ़ी लॉन्ग है और जैसे 0.4 मीटर, तो जाहिर सी बात है आप मीटर रूल यूज़ करोगे। अगर कोई आपको स्फेयर दिया हुआ है तो स्फेयर के अंदर इन तीनों में से कोई भी नहीं यूज़ होगा, क्योंकि सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा मेजरिंग टेप यूज़ होता है। यहाँ पे आप टेप इसको गोल करके यूज़ कर लोगे, और जब भी रोड्स वगैरह की बात आएगी तो टर्नल व्हील यूज़ कर लोगे। तो जैसे जैसे तुम लोग पास्ट पेपर देखोगे ना, तुम लोगों को खुद ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पास्ट पेपर सॉल्व करोगे तो अच्छा होगा। टॉपिकल्स इसके साथ साथ करते रहा करो। अच्छा लीस्ट काउंट की, अच्छा एक सेकंड, स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लो। चलो सही है। अब मैं लीस्ट काउंट की बात कर लेता हूँ। लीस्ट काउंट जो है ना सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द स्केल होता है। इसका मतलब है क्या? मिसाल के तौर पे तुम लोग का जो रूलर होता है उसके अंदर 0.1 की रीडिंग होती है ना, तो जो तुम्हारा रूलर है ना उसकी जो 0.1 की जो रीडिंग है, वो जो छोटी छोटी लाइनें नहीं बनी हुई होती, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है? वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है 0.1, तो वो लीस्ट काउंट हो गया। जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना एक्यूरेट जो होगा आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। जैसे कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट है 0.1, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट है उसका है 0.01, तो ये वाला जो है ना ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा। क्योंकि लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट जो मेजर कर सके द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग एक्यूरेटली, तो वो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होगा। तो लीस्ट काउंट में वापस बता दूँ, स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है स्केल के अंदर, मेजर स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब मैं इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक टाइमर तुम लोग को दिया भाई, टाइमर के अंदर जो है वो लीस्ट काउंट क्या होगा? सेकंड्स की क्लॉक होगी। सबसे कम है ना भाई, आवर्स थोड़ी लोगे, आवर्स को बोलोगे या लीस्ट काउंट? नहीं भाई, सेकंड्स को बोलोगे ना, क्योंकि सबसे कम इसी के अंदर ये है। अब जैसे कि अगर तुम लोग को ये दिया भाई थर्मोमीटर के अंदर 36 थोड़ी होगा, 37 थोड़ी होगा, ये छोटे छोटे जो हैं ये 0.1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये लीस्ट काउंट होगा। और ये मैंने बात लिखी हुई है, मोर एक्यूरेसी फॉर द इंस्ट्रूमेंट इफ़ द स्मॉलर द लीस्ट काउंट। सिंपल ही चीज़ है। चलो ये प्रीफिक्सेस वाली तुम लोगों को एक चीज़ है, प्रैक्टिस ज़रा कर लेते हैं, सही है। चलो वैल्यू ऑफ 3t इंटू 10⁻12, सही है। वैल्यू ऑफ 3.96 एम होता है मेगा। मैं तुम लोग वापस दिखा देता हूँ एम की वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पे, इंटू 10⁻6। और इसकी रिप्रेजेंटेशन देखो, इसकी रिप्रेजेंटेशन यही। तो तुम लोग को पेपर में ऐसे ही दिया जाएगा, ऐसे पूछ लेंगे यार 3.96 एम रेजिस्टेंस है या 3.96 एम जो है तुम लोगों के पास प्रेशर है, तो तुम लोग मल्टीप्लाई करते हो इसको।
चलो ये तो हमने बात कर ली 3.96 को हम लोग मेगा लिख देंगे। वैल्यू ऑफ 9c, मैं तुम लोग को वैल्यू ऑफ 9c दिखा देता हूँ। c जो हम लोग को यहाँ रिप्रेजेंट करे वो है इंटू 10⁻⁻²। तो हम लोग लिख देंगे वैल्यू ऑफ 9c 10⁻⁻²। सिंपल चीज़ है। अच्छा, डायमीटर की यहाँ तक बात है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पेपर के अंदर अक्सर आ जाता है। डायमीटर ऑफ स्फेयर की हम लोग बात कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पे एक ये डिस्टेंस दिया हुआ है, समझो एक रूलर होगा यहाँ पे, सही है, एक लंबा सा रूलर होगा, उसके अंदर यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 68 है। अब तुम लोग को बोला गया है कि इसका आप बताओ डिस्टेंस, डायमीटर बता दो भाई कि स्फेयर का है क्या। तो सिंपल ही चीज़ है, तुम इसको और इसको माइनस कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल, बहुत बेसिक है यार, ये फिजिकल क्वांटिटी वाले चैप्टर बहुत बेसिक है, तुम लोग खुद देख लो ना, इसके अंदर कोई मसला होना नहीं चाहिए वैसे। बस नोट्स प्रॉपर है ना तो तुम लोग को आसानी होगी। डायमीटर ऑफ स्फेयर मैंने तुम लोग को बता दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, डायमीटर आ जाएगा बीच ही चीज़ का। अच्छा, वेक्टर तो यार आसान टॉपिक है, तुम लोग को पढ़ा देते हैं भाई। स्केलर क्वांटिटी अगर तुम लोग को पता हो, ये तो बचपन से सबने रटी हुई होगी कि इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। सिंपल, हैज़ अ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। और फिर अगर हम इसकी एग्जांपल की बात कर लें तो हमारे पास आता है डिस्टेंस, स्पीड, पावर। देखो ना, डिस्टेंस तुम्हें क्या पता कौन सी डायरेक्शन है डिस्टेंस की, स्पीड हमें क्या पता कौन सी डायरेक्शन में, मास हमें क्या पता कौन सी डायरेक्शन में, एनर्जी कहीं भी जा सकती है, जूल्स भी एनर्जी होती है, वर्क जो है वो जूल्स की फॉर्म में होता है, तो वर्क इज़ ऑल्सो एनर्जी। तो हमें नहीं पता कि वर्क कहाँ हो रहा है। पावर कहाँ पे लग रही है तो हमें पता है कहाँ लग रहा है, लेकिन हमें पावर की डायरेक्शन तो नहीं पता ना। तुम्हें क्या लगता है कि भाई पावर उस वाली डायरेक्शन में घूम रही है, ऐसे थोड़ी होगा। तो डिस्टेंस, स्पीड, पावर, वर्क, एनर्जी, मास, बेसिक एग्जांपल इसकी याद कर लो। फिर जहाँ तक वेक्टर क्वांटिटी की बात है तो वेक्टर के अंदर होता है बोथ, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर के अंदर हम बता सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक पाथवे है, एक सेकंड, ये आपके पास एक पाथ है, यहाँ ए से आपने बी पर ट्रैवल करा और डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसके अंदर बताओ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है जिससे हम वापस ए पे आ सकें। तो ये जो चीज़ है ना, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और हमें इसकी डायरेक्शन अच्छे से पता है। डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है कि भाई जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, सही है। डिस्प्लेसमेंट है ना, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बस डिस्प्लेसमेंट अगर हमारे पास वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर है। अच्छा, न्यूटन फोर्स जो है वो न्यूटन की कैटेगरी में आता है, और न्यूटन जो है उसका मतलब होता है हमेशा हमारे पास एक डायरेक्शन है फोर्स के अंदर। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, एक लीवर दिया हुआ है, समझो अगर आप 100 न्यूटन का फोर्स मार रहे हो तो ये फोर्स हो गया ना, जो डायरेक्शन है तो उससे क्या मूव करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा। वेट अर्थ की तरफ डायरेक्शन है इसकी भी। और अगर कोई कार एक्सेलरेट कर रही है इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन ऑल्सो हैज़ डायरेक्शन। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके तुम लोग एग्जाम्पल्स याद कर लो। डिस्प्लेसमेंट समझ गए तुम लोग, वेलोसिटी, फोर्स, वेट, एक्सेलरेशन। ड्राइंग वेक्टर तुम लोग के लिए ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर तुमने उसको समझ के पढ़ोगे तो बहुत आसान है। ये तुम लोग को डायरेक्शंस का तो आइडिया होगा, NSWE, सही है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले ले। सही है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ड्राइंग वेक्टर्स की। यार एक वेक्टर होता है ना, अगर आप दुनिया की किसी भी लाइन के ऊपर एक हेड बना दो तो वो बन जाता है वेक्टर। दुनिया की कोई भी एक लाइन रखो
और उसके ऊपर अगर आप ऐसे कुछ भी बना दो, एक हेड बना दो, एक एरो बना दो, तो वो एक वेक्टर बन जाता है, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन आ गई है और मैग्नीट्यूड आ गया है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? पूरा ये डिस्टेंस। तो एक हम लोगों ने एक लाइन बनाई, जो हेड है ना वो डायरेक्शन बताता है कि भाई ये नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, सही है। और जो टेल है वो लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड बताता है। वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? वेक्टर की डेफिनेशन है इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये जो इसकी लेंथ है, मिसाल के तौर पे अगर ये 6 मीटर है, तो ये तुम लोग को बता रहा है कि यार मेरा मैग्नीट्यूड जो है वो 6 न्यूटन है। वो तो स्केल पे डिपेंड करता है ना, अगर 1 मीटर अगर समझो 10 न्यूटन दिखा रहा है, तो ये 60 न्यूटन मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। समझ आया? तो इसके अंदर जो टेल है वो मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, ईजी। हाँ, एग्जांपल हमने दे दी 100 न्यूटन। जो टेल है हम लोग को मैग्नीट्यूड दिखा दिया, और जो हेड है वो हम लोग को एक प्रॉपर डायरेक्शन दिखा रहा है, बस। अच्छा, हमेशा याद कर लो, अगर कोई चीज़ बोले ड्यू नॉर्थ, तो मतलब टूवर्ड्स नॉर्थ। ये तुम लोग बेयरिंग में पढ़ोगे मैथ्स के चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री, सही है। मैथ्स मैं थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। 40 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ अगर हम जा रहे हैं 40 न्यूटन, तो ड्यू याद कर लो यार, ये टूवर्ड्स होता है ड्यू का मतलब। और फ्रॉम मतलब फ्रॉम नॉर्थ का मतलब फ्रॉम, अवे फ्रॉम नॉर्थ। तो ये देखो, हमने नॉर्थ की तरफ, ड्यू का मतलब नॉर्थ की तरफ, तो हमने डायरेक्शन इसकी बना दी नॉर्थ की तरफ। और फ्रॉम नॉर्थ मतलब नॉर्थ से आ रहा है। अपने दिमाग में उर्दू में इसको ट्रांसलेट करो, तो ये देखो हमने अवे कर दिया, मतलब हमने इसको साउथ की तरफ कर दिया। तो ये तुम लोगों के पेपर में बहुत ज़्यादा ही सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, तुम लोगों को हेड टू टेल रूल बता दूं यार, ये फॉर्मेलिटी है, मैंने तो यार इसको प्रैक्टिस के ज़रिए याद करा था, लेकिन तुम लोग इसको याद कर लो। मेक अ वेक्टर, स्टेप 1 इज़ मेक अ वेक्टर। आपने एक वेक्टर बना दिया, ये लो, एक स्ट्रेट वेक्टर से बना दिया हमने। तुम लोगों के साथ में ड्रॉ करता हूँ एक सेट। स्टेप 1 मेक अ वेक्टर, ठीक है। स्टेप 2 मेक अ सेकेंड वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। इसको सिंपली बोल दो फॉलो अप मारना है, ये लो फॉलो अप मार दिया, सिंपल हो गया। अब तुम लोगों ने समझो एक बेसिक सी चीज़ बना ली। अब तुम लोग को रिजल्टेंट बनाना है। अब तुम लोग इतना क्या याद करोगे? मेक अ रिजल्टेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड जॉइनिंग द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। सिंपल ऐसे करके बना दो उसका ऑपोजिट में। प्रैक्टिस के ज़रिए याद होता है यार, ऐसे ये देखो, प्रैक्टिस करोगे ये याद हो जाता है। समझ आया? तो ये तुम लोग का फर्स्ट स्टेप हो गया कि यार एक तुम लोगों ने एक वेक्टर बनाया, फिर ये फर्स्ट वेक्टर और ये सेकंड वेक्टर उसी के हेड से तुम लोगों ने बनाया, उसकी हेड फर्स्ट वेक्टर की एंड द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। और फिर ये तुम लोगों ने इस वाले की टेल से इसका हेड ज्वाइन कर दिया। अच्छा, ज्वाइन करना ज़रूरी है, ज्वाइन करो, कोलाइड होगा तो अच्छा होगा। ये मैंने थोड़ा साइड करी इसलिए बनाया ताकि तुम लोग को नज़र तो आए, लेकिन ज्वाइन करना ज़रूरी है, सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ मैं देख लेता हूँ क्या है। केसेस ऑफ वेक्टर, सही है। वेक्टर के केसेस आते हैं, बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगते हैं, लेकिन मैं इसको इजी बनवा दूंगा। अच्छा, मेरे साथ साथ तुम लोग को ड्रॉ करना है तो मेरे साथ ड्रॉ कर लेना, मैं तो उसको ऐसे बनाऊंगा। सिंपल वेक्टर, एक आपने वेक्टर ऐसे बनाया, सही है, याद आ गया ना? फर्स्ट वाला आपने ऐसे बनाया और फॉलो अप, ये लो फॉलो अप मार दिया, हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। फिर पहले वाले से आप इसको ज्वाइन कर दो, ये लो, ये आपका वेक्टर बन गया। इसको बोलते हैं सिंपल वेक्टर। रिजल्टेंट हमेशा वो होता है जो हम एंड में बना रहे होते हैं, समझो हम ज्वाइन कर रहे होते हैं। अब जैसे कि ये वाला अगर मैं बोलूँ ये y है, ये z है और ये x है, सही है। तो इसके अंदर तुम लोगों को समझ आ गया होगा रिजल्टेंट तो यही वाला है, क्योंकि हम लोगों ने इसका बनाया है। भाई ये बेसिक सी चीज़ है, इसको समझ लो तुम लोग। y को हम लोगों ने एक y का फर्स्ट वेक्टर बनाया, यहाँ पे z का बनाया, और फिर y वाले से z को ज्वाइन कर दिया, और x हमारा रिजल्टेंट बन गया। इसका तुम लोग निकालोगे कैसे? अगर तुम लोग को फॉर एग्जांपल ये तुम लोग को दिया हुआ है 8 न्यूटन और ये तुम लोग को दिया हुआ है 6 न्यूटन, इसका रिजल्टेंट क्या होगा?
तो हम लोग मैथ्स लगाओगे। याद आ गया? सही है। स्क्वायर लगा लो ना इसको, 36 + 64। ये भी एक आसान चीज़ है। सिंपल वेक्टर तुम लोग समझ रहे हो केसेस के अंदर। अगर तुम लोग से पूछ लिया कि यार तुम लोग को अगर रिजल्टेंट क्या है, इसका रिजल्टेंट अगर तुम लोग को फाइंड करना है, तो तुम लोग बेसिकली हाइपोटे वो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे अपना, पाइथागोरस थ्योरम। बस ये हो गया हमारा केस 1। अच्छा, इक्विलिब्रियम वेक्टर, इसके अंदर कोई रिजल्टेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके अंदर 3 फॉलोअप होते हैं। ये देखो, फॉलोअप 1, फॉलोअप 2, फॉलोअप 3। भाई ये फॉलो में चलते रहते हैं, इनके पास वेले लोग हैं, इनके पास कोई टाइम नहीं है, ये ऐसे ही करते रहते हैं, फॉलो मारते रहते हैं। बस इसके अंदर कोई रिजल्टेंट इसलिए नहीं बना क्योंकि फॉलो करते जा रहे हैं ना। ये देखो, फॉलो फॉलो फॉलो, तो ये एक इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस गए, तो इसका कभी निकल ही नहीं पाया रिजल्टेंट। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम वेक्टर। एक तो सिंपल वेक्टर हो गया, एक इक्विलिब्रियम वेक्टर हो गया, और फिर एक एडिशन वेक्टर। एडिशन वेक्टर के अंदर असल में होता क्या है, सॉरी गाइज वो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज हो गई थी। अच्छा अब सुनो, एडिशन वेक्टर के अंदर होता क्या है। एडिशन वेक्टर के अंदर 2 वेक्टर्स हेड अप करके एक वेक्टर बना रहे होते हैं, सिंपली रिजल्टेंट। अब चेक करो तुम लोग, इसको हम एक अलग केस में नहीं लेंगे, ये एक सिंपल वेक्टर की तरह ही केस है। इसके अंदर हुआ क्या, ये देखो, फॉलोअप 1, फॉलोअप 2, और ये तो वही चीज़ हो गई। लेकिन इसके अंदर हुआ क्या है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर को हमने करा है ऐड। तो अगर किसी भी केस के अंदर अगर उन्होंने पूछ लिया ना तुमसे एडिशन वेक्टर क्या होगा, तो उसका सिंपल नाम ही सिंपल वेक्टर ही दे देना। इसके अंदर तुम लोग को रिजल्टेंट समझ आया होगा क्योंकि इसका वही वाली चीज़ इसमें यूज़ हो रही है जैसे सिंपल वेक्टर के अंदर सीन था। असल में हुआ क्या है, y और z इन्होंने मिलकर x को बनाया। अब ये नहीं कम्प्लीटली ऐड हो रहे हैं 8 + 6। इसके अंदर हमेशा वेक्टर के अंदर जब भी आपने एडिशन करनी होगी तो आप पाइथागोरस रूल को यूज़ करोगे। अब फिर आ जाता है अजीब केस, इसके अंदर कोई फॉलोअप नहीं होता। याद रखना, अगर कोई भी चीज़ अगर मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर कोई भी वेक्टर जा रहा होगा, जैसे अगर एक वेक्टर है, अगर कोई इस डायरेक्शन में आ रहा है और कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमेशा उसके बीच में से एक वेक्टर निकलेगा, हमेशा। सही है। बस इसको तुम लोग याद रखना कि जब भी एक, जैसे अगर ये वाला इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है और ये वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमेशा इसके बीच में से एक निकल जाएगा। अब अगर मैं तुम लोग एग्जांपल दूं तो समझो, अगर ये इसका तुम लोग आंसर बताओ, इसके बीच में से निकलेगा ना, दोनों अलग डायरेक्शन में। तो यही मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ कि ये है अजीब केस। इसके अंदर ये होता है कि अगर कोई भी वेक्टर है और अगर तुम लोग का, तो तुम लोग को इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो ये भी पाइथागोरस से निकल जाएगी। सही है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं तुम लोग को दूँ, तो जो यहाँ पे है ये y, वो यहाँ पे भी होगा ना, और फिर तुम लोग इसका पाइथागोरस बना लोगे, निकाल लो पाइथागोरस। z y ये आ गया यहाँ पे। अगर ये 8 है और ये 6 है तो ये तो इजीली 10 बन गया। तो तुम लोग इसके अंदर भी पाइथागोरस लगा सकते हो, उसका कोई मसला नहीं होगा। बस ये तो यार वेक्टर बहुत इजी टॉपिक है। एक सिंपल वेक्टर हो गया, इक्विलिब्रियम वेक्टर हो गया, एडिशन वेक्टर हो गया, फिर ये अजीब केस मैंने तुम लोग को सिखा दिया, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर 2 वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो एक बीच से निकल जाता है। बेसिक तुम लोगों को एक चीज़ सिखा देता हूँ, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ, ये है टोटल पाथ। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आ जाता है। इस साइड ये रहा डिस्टेंस, समझो ये डिस्टेंस है, लेकिन ये नहीं है। वो बोल रहे हैं हमें ए से बी है, तो हम लोग को हम लोग को अगर बी से ए जाना है
तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कहलाएगा ना, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। सही है। जैसे कि डिस्टेंस ये जो है ये पूरा समझो, अगर ये 100 किलोमीटर है तो ये टोटल डिस्टेंस है, ये ब्लैक ब्लैक जो पूरा बना हुआ है ना, ब्लैक से अगर शेड हुआ हुआ है, लेकिन जो रेड से शेड हुआ हुआ है वो है डिस्प्लेसमेंट, वो शॉर्टेज डिस्टेंस है। वो ये समझो 10 किलोमीटर। समझ आया? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट पाथ जो हमें पहुंचने में लगेगा, और जो डिस्टेंस है वो हो गया टोटल पाथ। ये जो पूरा टोटल पाथ है ना हमारे पास, इसको हम फॉलो जो कर रहे हैं ये। अच्छा याद रखना, अगर इसके अंदर तुम लोगों को मुझे बताओ, एक डिस्टेंस है, इसके अंदर तुम लोग बताओ मुझे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। हाँ सही बोला, इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी 0, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज डिस्टेंस है ही नहीं, पूरा कवर हो चुका है। ये देखो पूरा कवर हो रहा है। जब अगर कोई पाथवे, अगर मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे नहीं होता ना ये गैप, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, ये हम डायरेक्टली जा रहे होते घर वापस इसी पाथवे से, तो शॉर्टेज पाथ रहता नहीं फिर। सही है। लेकिन अगर हमें शॉर्टेज पाथ दिया हुआ हो, अवेलेबल हो शॉर्टेज पाथ, तो हम लोग को ये बोलेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एवरेज स्पीड के अंदर आ जाता है टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर है और उसने ट्रैवल करा है 70 सेकंड्स के अंदर, लेकिन उसने 10 सेकंड्स का रेस्ट भी करा था, तो हम लोग जो है वो इस 10 सेकंड को भी ऐड करेंगे। ये टोटल टाइम है ना, तो ये हो जाएगा 80। समझ आया? टोटल डिस्टेंस हमारे पास 100 है, और इसको इसको छोड़ दो अभी, मतलब ये तो देख लिया तुम लोगों ने सवाल वगैरह, इसको तुम लोग समझ गए होगे। फिर हम लोग थोड़े पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करते हैं ये वाले। डिस्टेंस, ये जो टोटल पाथ था हमारे पास, इसके अंदर हम लोगों ने देख लिया कि भाई हमारे पास टोटल जो पाथवे आ रहा था वो था 100 किलोमीटर, लेकिन उससे 70 सेकंड्स के अंदर वो ट्रैवल करा है और 10 सेकंड्स उससे रेस्ट भी करा, तो ये सारा ऐड होगा। तो 100 डिवाइड बाई 80, तो हमारे पास ये आ गया 1.25। समझ आ गया तुम लोग को? मीटर पर सेकेंड। बस ये बेसिक बेसिक चीज़ थी, ताकि तुम लोग के एक दिमाग में यार आइडिया हो कि यार अगर तुम लोग से पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट, पास्ट पेपर में आ जाता है यार, टीचर्स ये पढ़ाते नहीं हैं लेकिन आ जाता है। स्क्रीनशॉट्स, बस सही है ना? स्क्रीनशॉट वगैरह तुम लोग ले लेना वीडियो को पॉज करके। बाकी अब हम लोग पास्ट पेपर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं तुम लोग को 10 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद पास्ट पेपर्स। चलो, ये तो बहुत बेसिक थिंग है। विच डिवाइस इज सूटेबल फॉर ऑब्टेनिंग एन एक्यूरेट वैल्यू फॉर द हाइट ऑफ क्लोथ स्पेक। अगर तुम्हें इसकी हाइट निकालनी है तो क्या तुम टेप का यूज़ करोगे? अबे टेप तो 30 मीटर तक होगा, मीटर रूल तो 1 मीटर तक होता है। लिखता रहता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैक्सिमम अगर इसको इतना ले लिया 30 मीटर, ये ले लिया इसको मैक्स 1 मीटर, ये तो वैसे ही इतना कम होता है। देख रहे हो ना तुम लोग, बहुत, इसका तो बहुत ही कम होता है। तुम लोग खुद ही आइडिया हो जाएगा यार। और मेजरिंग सिलेंडर क्यों ही भला यूज़ करोगे इसको? मेजरिंग सिलेंडर, अब तुम लोग इसके अंदर से ऑप्शन बताओ कि कौन सा यूज़ करोगे। 30 मीटर यूज़ करोगे इसको या मेजर करने के लिए? 1 मीटर जितना बड़ा होगा ये? नहीं। इसका मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करोगे? नहीं। माइक्रोमीटर यूज़ करोगे, क्योंकि भाई ये स्मॉलेस्ट थिंग है,
इसको मेजर करने के लिए आप माइक्रोमीटर यूज़ करोगे ताकि एक्यूरेटली मेजर कर सके इसकी हाइट कितनी है। देखा, मैं कह रहा था ना, ये बेसिक है, नंबर वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये वाला करेक्ट है। सो द आंसर इज सी। अच्छा, अब देख लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन द विनर एंड द अदर रनर। डिफरेंस निकाल लो, दोनों का हम लोग को दिया हुआ है। ये 1 मिनट है, इसको तो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो कर लो, मैं तो करूँगा। 63.84 हो गया ये, और ये हो गया 57.76। अब इसकी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 63.84 माइनस 57.76। कैलकुलेटर में चेक कर लो इसका आंसर, फिर मुझे बताओ। इसका आंसर आ रहा है 6.08। 6.08 इज द आंसर। डिफरेंस निकाला था, डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ द अदर रनर। ये अच्छा सवाल है, इसको हम लोग देखते हैं। अ स्मॉल सिलेंडर इज रोल्ड अलॉन्ग अ रूलर एंड कंप्लीट 2 रेवोल्यूशंस। भाई ये बहुत मेन चीज़ है, 2 रेवोल्यूशंस उसने कंप्लीट करी है, 2 बार ये इधर से उधर गया है। तो इसका जो डिस्टेंस ये आया है, ये हमारे पास तुम चेक कर लो, इसका तुम लोग निकालो तो ये आ रहा है 1.4। अबे यार, ये बन रहा है 1.4 और ये क्या बन रहा है 10.2। इसके बीच का हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। तो पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस 10.2 माइनस 1.4 इज इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बोला 2 रेवोल्यूशंस, तो हम लोग को तो सिंपली 1 का फाइंड करना होगा ना, एक हम लोग को फाइंड करना होगा। हम लोग 2 का क्यों फाइंड करेंगे, हम लोग को तो डायरेक्टली इसकी सरकमफेरेंस चाहिए। अब तुम सरकमफेरेंस को, जाहिर सी बात है, किसी सरकमफेरेंस को तुम मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों ही करोगे, तुम्हें तो एक सर्कल की सरकमफेरेंस चाहिए और तुम उसके लिए क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 1 चाहिए होगा ना तुम लोग को। तो इसको हम डिवाइड बाय 2 इसलिए करेंगे क्योंकि ये 2 बार वहाँ गया है, हम लोग को तो एक का साइज चाहिए ना। तो तुम लोग इसको डायरेक्टली करना तो कर सकते हो। अगर मैं तो ऐसे करता हूँ, अगर 2 रेवोल्यूशंस में डिस्टेंस 8.8 आ रहा है तो 1 रेवोल्यूशन में कितना आएगा, तो 2x इज इक्वल टू 8.8, x इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तुम्हारे पास आंसर आ गया 4.4। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, वापस से तुम लोग को वैल्यूज़ नहीं याद करनी पड़ी, बेसिक सवाल आ गया। लेंथ ऑफ कॉपर वायर हैज़ अ लेंथ ऑफ 0.50। अच्छा, तुम लोग के सिलेबस में से अब कैलिपर्स ख़त्म हो गया, कैलिपर्स ख़त्म हो गया, लेकिन कैलिपर जो है ना, कैलिपर्स, वो कैलिपर, पहले कैलिपर आता है फिर माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर ऐसी जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये जो है ये लार्जर होता है, मतलब टर्नल व्हील, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे आता है। माइक्रोमीटर से एक लेवल ऊपर है ये। इसके ऊपर तो तुम लोग को पता है ना, मीटर रूल आता है, ऐसे मैंने तुम लोग को पढ़ाया हुआ है। तो इस ऑर्डर में तुम लोग याद करना, सही है। और ये स्मॉल, ये सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ को करता है। तो तुम लोग को यहाँ पे खुद देखो क्या दिया हुआ है, मिलीमीटर दिया हुआ है, 0.05 मिलीमीटर। डायमीटर की बात में मिलीमीटर, मिलीमीटर सबसे स्मॉल है और वो भी 0 पॉइंट के अंदर। तो याद रखना, जब भी 0 पॉइंट के अंदर आ जाए और मिलीमीटर की बात हो रही है तो ये होता है हमेशा माइक्रोमीटर। और लेंथ की यहाँ तक बात हो रही हो तो भाई हम लोग यहाँ पे रूल को नहीं यूज़ करेंगे, ये मीटर रूल है, सही है। हमेशा ये मीटर रूल को ही, रूल अगर यहाँ लिखा हो तो उसका मतलब हमेशा मीटर रूल ही होगा। और जो मीटर रूल होता है वो हमेशा देता है 1 मीटर का, सही है। लेकिन हम लोग को याद रखना इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 30 मीटर। तो हमेशा जाहिर सी बात है टेप होगा ना, मीटर रूल थोड़ी होगा, मीटर रूल तो 1 मीटर करता है। हमेशा ये टेप का लेवल याद रखो, अगर कोई ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है मीटर के अंदर तो वो उससे बड़े लेवल का होगा। मेरा मतलब ये देखो,
अब इन्होंने बात करी हुई है मीटर रूल की। मीटर रूल से ऊपर क्या है, टेप होगा, और मीटर रूल तो 1 मीटर करता है, ये तो याद रखो। मीटर से याद रख लो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। अब इस सवाल के अंदर उन्होंने हमें दिया हुआ है कि यार एक हमारे पास 0.50 और एक है 30 मीटर। तो जो 30 मीटर है वो डेफिनेटली टेप होगा, नॉट ए मीटर रूल। और 0.50 हमारे पास जो है वो होगा माइक्रोमीटर, क्योंकि कैलिपर्स उससे ऊपर क्या होता है, माइक्रोमीटर सबसे स्मॉल है 0.50 के अंदर। तो इसका आंसर होगा टेप एंड माइक्रोमीटर। सही है ना, क्योंकि 0.50 बहुत स्मॉल होता है, और वो याद रखो माइक्रोमीटर होता है। वो वाला ऑप्शन होता ही नहीं। पास्ट पेपर तुम लोग करते रहोगे ना, तुम लोग को ट्रेंड्स का आइडिया होगा। ये नहीं मैं कोई तुक्का मार रहा हूँ, तुम लोग जैसे जैसे पास्ट पेपर करोगे तुम लोग को ट्रेंड का आइडिया होगा कि यार ये ऐसी सवाल होता है, ये रिपीट होता है और ऐसी तरह से पूछा जाता है। तुम लोगों के पास रीडिंग के लिए ना फिजिकल क्वांटिटीज़ में ये आ सकता है, माइक्रोमीटर की स्केल रीडिंग जो होती है। सही है, तो इसके लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए सेव करके रखा है। तो इसके अंदर तुम लोग देखो 1 2 3, अबे ये लो 1 2 3 4 5 6 7 6 7। अच्छा ये 6 7 हो गया। अब यहाँ पे ये दिखा रहे हैं 0.5, ये रिप्रेजेंट करता है 0.5। तो ये हमारे पास आ क्या रहा है असल में, तुम लोग इसको गिनोगे, इसको गिनो तो ये हो गया 7। और ये वाली जो चीज़ अगर नज़र आ रही है इसका मतलब हमेशा 0.5 होता है। तो हमने इसको ऐसे लिख देते हैं 7.5, अभी के लिए लिख दिया 7.5। अब हम दूसरे वाली स्केल की रीडिंग करेंगे। ये देख रहे हो ये कहाँ पे आ रही है, ये वाली जो लाइन जिससे मैच हो रही हो ना, ये मेरा पॉइंटर देखो, ये लाइन, ये वाली लाइन मैच हो रही है 14 पे। अब हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसकी एडिशन करनी है। अब इसका तो ओवरऑल देख लो, ये 7.5 आ रहे हैं यहाँ पे और ये आ रहे हैं 14। तो 7.50 लिखा करो हमेशा, प्लस 14 7.64। बहुत बेसिक है इसकी रीडिंग, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतनी समझ आएगा कि यहाँ पे 7.5 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 14। इसको ऐड कर लो, मेंटली भी ऐड कर लो, 7.64। ठीक है, चलो अब वेक्टर वगैरह के थोड़े एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक सेकेंड।